आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तीस जुलाई है आज। आप आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं। मैं आपका होस्ट नितिन ठाकुर और बात करेंगे आज पेगासस कांड की। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है तो लीगल एक्सपर्ट से पूछेंगे कि मामला कितना टिकेगा। असम मिजोरम के बीच क्लैश जारी है। हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो उनसे हाल लेंगे। फिर बात अफगानिस्तान की, जहां रोज नए समीकरण बन बिगड़ रहे हैं और भारत ही नहीं पाकिस्तान भी असमंजस में है। और आखिर में टोक्यो ओलंपिक का अपडेट होगा। भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहा आज, लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। शुक्रिया नितिन। असम सरकार ने असम मिजोरम बॉर्डर एरिया में चल रहे तनाव के चलते ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें असम के लोगों को मिजोरम की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। सामान्य बीमा कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। ये विधेयक इसलिए है ताकि पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी कम की जा सके। वहीं कई विपक्षी दलों के नेताओं ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे विदेशी निवेशक आएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का पूर्ण निजीकरण होगा। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल सुबह करीब 10:30 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से के मोल्दो में होगी। भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स एरिया से डिसएंगेजमेंट पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हें हाईकोर्ट ने 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक टेम्पररी जमानत दी है। दरअसल सुरेंद्र गाडलिंग की मां का 1 साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी बरसी और इससे जुड़े बाकी कामों के लिए गाडलिंग को जमानत दी गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। मेघवाल महंगाई और सिंचाई को लेकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, तभी ये घटना हुई। पुलिस को मामले को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। भारत में भी मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन को लेकर जल्द ही ट्रायल शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट पैनल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग को लेकर ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश की है। और भारत सरकार ने शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जारी रोक को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 30 जुलाई को जारी अपने आदेश में दी है। पेगासस ने सियासत को गर्मा रखा है। अब विपक्ष बिल्कुल एकजुट है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। अगले हफ्ते चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ मसले को सुनेगी। सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और शशि कुमार ने याचिका पेश की है, जिसे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने रखा। इसके अलावा इजरायल, जहां की कंपनी NSO है, जिसका स्पाईवेयर है ये पेगासस, वहां की सरकार ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कंपनी के दफ्तरों में पहुंचकर अफसर छानबीन कर रहे हैं। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो NSO ने दुनिया भर की सरकारों को पेगासस स्पाईवेयर बेचने पर अब जो है रोक लगा दी है। फ्रांस की सरकारी जांच एजेंसियां भी जासूसी होने की बात को कंफर्म कर रही हैं। तो अब सवाल यह है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत इसमें कैसे एक्शन लेगी, और इस बारे में हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता से। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस का मामला 2 साल पहले नवंबर 2019 में भी गया था। KN गोविंदाचार्य ने पिटीशन फाइल की थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा था कि इसमें अल्टरनेट रेमेडी को इस्तेमाल करें, दिल्ली हाई कोर्ट जाएं या कहीं और पे इसमें वो अपनी लीगल रेमेडी को करें। और उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और पार्लियामेंट्री कमेटी में शशि थरूर जी के यहाँ पर भी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। तो अब सवाल इस बात का है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार किया था और अब दोबारा सुनवाई हो रही है। तो सुनवाई के बाद क्या नोटिस जारी होगी, क्या इसमें जो प्रेयर्स की गई हैं उनमें राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अच्छा विराग जी, जो इस बार याचिका लगाई है वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने, शशि कुमार ने, उसमें ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो इस मामले को मजबूत आधार देते हों? नहीं, देखिए, इस मुद्दे में दम तो बहुत है और ये मुद्दा टिकना भी चाहिए। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा हो ही नहीं सकता है
और जुडिशियल इंटरवेंशन होना ही चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि आज से 10 साल पहले जब स्नोडेन का खुलासा हुआ था तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। उसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका का भी मामला आया और भी बहुत सारे मामले आए। तो अब इस मामले में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मामले को आगे बढ़ाती है और मुद्दे में दम, इसको इस तरह से समझें कि 3 तरीके से मुद्दे में दम है। पहला कि भारत के किसी भी कानून में इंटरसेप्शन और सर्विलेंस की इजाजत है लेकिन हैकिंग की इजाजत नहीं है। और जो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है, जो स्पाईवेयर है, ये हैकिंग करता है। तो कानून के तहत हैकिंग नहीं की जा सकती है और ये सुप्रीम कोर्ट के भी पुराने फैसलों का उल्लंघन है। तो इसलिए भारत में अगर पेगासस का इस्तेमाल हुआ है तो निश्चित तौर पर गैर कानूनी तरीके से हुआ है, ये पहली बात है। इस मामले में अनेक देश इन्वॉल्व हैं, 45-50 देश इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान के जैसे इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि उनके यहाँ पर भारत ने जासूसी कराई, तो उसी तर्ज पर भारत के भी जो लोग हैं उनकी जासूसी हो सकता है कि विदेशी राज्य करा रहे हों। तो अगर विदेशी लोग भारत के मंत्रियों की, विपक्षी नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी करा रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए। और अगर निजी कंपनियां, वो चाहे पेगासस हो, चाहे व्हाट्सएप हो या दूसरी कंपनियां हैं, क्योंकि अमेरिका की कैलिफोर्निया की अदालत में इस मामले में व्हाट्सएप ने मुकदमा दायर किया था। और इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट के सामने और भारत सरकार के सामने कभी भी नहीं बोला कि जो उनका सिस्टम है वो भेदा जा सकता है। उन्होंने बोला कि भाई उनका सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर है। और अब जो है, जो व्हाट्सएप का मुकदमा कैलिफोर्निया में है जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की है, तो अगर निजी कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां सर्विलेंस कर रही हैं तो भी चिंताजनक बात है। और सर्विलेंस अनुच्छेद 21 संविधान का, वो जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। आप लोगों को सर्विलेंस के माध्यम से उनकी जान को खतरा हो सकता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा जुरिस्डिक्शन है और लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, देश की संविधान की रक्षा के लिए और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को समुचित न्यायिक आदेश पारित करना चाहिए। तो उसका मतलब है कि इसी तरह बिंदुओं को जोड़ते हुए कोई तस्वीर बनेगी और बात सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगी। हाँ, नहीं, इसमें बनेगी कि नहीं बनेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 तरीके से बात बढ़ेगी। एक तो ये है कि क्या एक जांच आयोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बने, जो न्यायिक आयोग होगा और वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। पर इतने बड़े मामले में सरकारी एजेंसियों के सहयोग के बगैर कोई जांच नहीं हो सकती है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एसआईटी बने, सीबीआई, एनआईए या सर्ट, ऐसी एजेंसियां इस बात की जांच करें। तो प्रश्न इस बात का है कि सरकार वहां पर क्या पक्ष रखती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कितनी दखलंदाजी देते हैं, इसके अनुसार ही आगे की बात का फैसला हो पाएगा। दो देशों के बीच सीमा विवाद में खून बहना हैरान करता नहीं है, लेकिन लंबे दौर के बाद अचानक हमारे देश में 2 राज्यों के लोग खूनी झड़प कर रहे हैं, असम और मिजोरम। डिस्प्यूटेड एरिया में कथित तौर पर असम पुलिस ने चौकियां बना दी थी, जिससे नाराज होकर मिजोरम ने 2 दिन में 3 बार केंद्र सरकार से शिकायत की, आगाह भी किया कि बात बढ़ सकती है। उधर असम ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। खबर यह भी है कि सोमवार को काचर में एक हिंसक घटना हुई, जिसके बाद करीमगंज जिले के बारक वैली में दोनों राज्यों की सीमा पर मिजोरम ने बंकर बना लिए और असम ने बड़ी तादाद में अपनी पुलिस को तैनात कर दिया। अब सवाल कई हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले थोड़ी सी देर में आपको समझाता हूं कि कहानी कहां से शुरू होती है। असल में 1875 में मिजोरम जो है वो लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। वो असम का ही जिला था। तब एक नोटिफिकेशन उस दौर में जारी हुआ और लुशाई हिल्स अलग हो गया असम से। 58 साल बाद 1933 में एक नोटिफिकेशन और आया। इस बार लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच में एक सीमा को रेखांकित किया गया। मिजोरम का कहना है कि सीमा को 1875 वाले यानी पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से तय करना चाहिए था और हमसे पूछा भी नहीं गया। खैर, आज़ादी के बाद असम के आसपास कई राज्य बने, उससे असम की सरहद छोटी होती चली गई
और अब जो है फिलहाल इन दोनों राज्यों के बीच में 165 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। तो अभी हालात कैसे हैं ये जानने के लिए आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, फिलहाल सिलचर में हैं। उनसे हमने जाना कि क्या चल रहा है वहां पर और असम ने अपनी एडवाइजरी में क्या लिखा है। ये एडवाइजरी आपको उसका बैकग्राउंड भी समझना होगा कि ये बैकग्राउंड किस लिए दिया गया, क्योंकि 26 जुलाई को हिंसा के बाद असम सरकार का ये कहना है कि जो मिजो ग्रुप हैं, कुछ मिजो छात्र संगठन हैं और मिजोरम के कई ऐसे गुट हैं जो लगातार उन पर आरोप लगाया गया है कि ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं और ऐसे में कहीं पर एक बार फिर मामला उग्र ना हो जाए असम के लोगों के लिए, इसलिए एडवाइजरी जारी की गई कि जो असम के लोग हैं वो मिजोरम ना जाएं। साथ ही मिजोरम में बहुत सारे बड़ी संख्या में असम के लोग वहां काम करते हैं, आइजोल से लेके मिजोरम के दूसरे शहरों में। उनसे कहा गया है कि वो बेहद सावधानी बरतें और जहां है वहीं पर रहें। तो ऐसे में एडवाइजरी जो है सरकार का मानना है कि संवेदनशील है और लोगों की जान माल से जुड़ा हुआ मामला है, लोग इस पार न जाएं, क्योंकि जब ऐसे माहौल खराब हो जाए दो राज्यों के बीच में तो उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। तो ये बीती रात एडवाइजरी असम सरकार की ओर से जारी की गई। वहीं दूसरी एक एडवाइजरी भी है कि मिजोरम से जितनी गाड़ियां आती हैं उन सब की सघन तलाशी हो और इसीलिए जितने चेक पोस्ट मैं आज देख पा रहा हूँ मिजोरम असम की सीमा पर, उसमें सख्ती बढ़ा दी गई है। जो फोर्स है उस संख्या जो है पुलिस बलों की उसको बढ़ा दिया गया है। सीआरपीएफ तो बॉर्डर पर फिलहाल मोर्चा संभाले हुए है दोनों राज्यों की सीमा पर, ताकि वहां पर कोई उपद्रव ना हो, फिर से कहीं कोई अनहोनी ना हो। लेकिन सरकार की भी अपनी ओर से कोशिश है कि माहौल ना बिगड़े। लेकिन इस बीच ड्रग्स के खिलाफ या जो कैटल स्मगलिंग होती है, खासकर जानवरों की तस्करी, गौ तस्करी जो सबसे बड़ा रूट माना जाता है, उस पर लगाम लगाने के लिए सख्ती भी बढ़ाई है और अपने नागरिकों को भी सचेत रहने के लिए कहा है। अच्छा, इस पूरे विवाद में त्रिपुरा से भी 1500 लोगों ने पलायन किया है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो त्रिपुरा इस विवाद में कहाँ है? दरअसल मिजोरम के साथ जो सीमाएं लगती हैं वहां लेकर के विवाद कुछ नया नहीं है, पहले भी छिटपुट घटनाएं होती रही हैं। आपको ये बताएं, इसका भी बैकग्राउंड समझने की जरूरत है कि मिजोरम की जो सप्लाई जाती है, लाइफ लाइन, वो सबसे ज्यादा त्रिपुरा से जाती है। उनका खाने का सामान हो, रसद हो, फल सब्जियां, अनाज बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि असम का अगर आप विस्तार देखें तो वो कई मिजोरम को मिला करके भी उससे काफी बड़ा है। मिजोरम की आबादी जितनी है उससे ज्यादा आबादी असम के शायद किसी एक जिले की ही होगी। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, 6 पुलिस वालों की मृत्यु के बाद, उनके शहीद होने के बाद, इन्होंने बाकायदा यहाँ पर बैरिकेड लगा करके ब्लॉकेड की घोषणा कर दी है। यानी मिजोरम के लिए लगभग ये आर्थिक ब्लॉकेड, इकोनॉमिक ब्लॉकेड जैसी सिचुएशन आ गई है, क्योंकि दाना पानी बंद कर दिया। स्थानीय लोग जो पुलिस का बैरिकेड वहां खड़े हैं और किसी भी गाड़ी को वो बैरिकेड पार करके मिजोरम की सीमा तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। हालांकि सीआरपीएफ को यहाँ तक इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई खाने के सामान या राशन पानी जिसमें अगर ड्राइवर और उसके सहयोगी हैं तो उनको जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस तो रोक नहीं रही है। स्थानीय लोग जो नाराज हैं वो कह रहे हैं कि जब तक वहां पर कब्जा खाली नहीं होता तब तक ये नहीं हटेंगे, तो वो उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया है। अब मिजोरम के लिए रसद पानी की समस्या जाहिर है अगले कुछ दिनों में खड़ी हो जाएगी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में अब उनके लिए जो आपूर्ति होगी उसका एकमात्र रास्ता बच जाता है त्रिपुरा से, क्योंकि उसकी सीमाएं जो त्रिपुरा से लगती हैं। तो अब वो पूरी कोशिश करेंगे मिजोरम का जो प्रशासन है कि त्रिपुरा से उसकी सप्लाई लाइन शुरू हो जाए। तो जाहिर है कि अब उसके लिए एक रास्ता बंद होगा तो उसे दूसरा रास्ता खोलना है, लेकिन दूसरे रास्तों पर दूसरे राज्यों के साथ उसकी स्थिति कैसी होगी, लोगों का जो बर्ताव है वो कैसा होगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और अब देश से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विदेश की तरफ, और ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। सारी महाशक्तियां जो हैं उनका कुछ ना कुछ स्टेक पर लगा है इस रीजन में, और हम और पाकिस्तान भी अछूते नहीं हैं। रोज़ नए एंगल से इस टॉपिक पर बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंडीशन जो है वो पाकिस्तान की ही है। तालिबान की बढ़त को कई लोगों ने पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की जीत बताया, तो कई ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान निकट भविष्य में इस्लामाबाद ही उठाने वाला है। अब एक रिपोर्ट जो है वो यूएन की तरफ से जारी हुई, उसमें कहा गया कि करीब 6000 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके, जिसे टीटीपी भी कहते हैं, अफगानिस्तान में एक्टिव हैं। इनकी अफगान तालिबान से खूब दोस्ती है। तो अब समीकरण ये बन रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि काबुल में तो तालिबान जीत जाए, लेकिन ये नहीं चाहता कि टीटीपी को उसी तालिबान की शह मिले, क्योंकि टीटीपी का मेन टारगेट खुद पाकिस्तान है। तो हमने बात की इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार और सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश केरे से। प्रकाश जी, यूएन की रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान की जो कंडीशन अजीब सी हो गई है, वो अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अफगान तालिबान तो टीटीपी का साथ दे रहा है, जो पाकिस्तान के हित में तो है नहीं। को ऐसे देखना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा,
पहली चीज देखिए, कभी भी इस तरीके का जहां भी संघर्ष चल रहा होता है तो वहां फॉरेन मर्सिनरीज भी होंगे और फॉरेन ट्रूप्स भी होंगी। जैसे कि आप टीटीपी के बारे में बता रहे हैं, हालांकि उसी रिपोर्ट को आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो वो लोग भी कुछ उनको भी स्पष्ट नहीं पता है कि 2500 की संख्या है या 6000 की संख्या है, वो इन बिटवीन कह रहे हैं। तो एक तो पहली चीज है कि ऐसे मामलों में स्थिति पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती कि कौन किसके लिए लड़ रहा है, कौन किसके बिहाफ पे लड़ रहा है। अब जैसे इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप जो है, अब वो अलग अपनी उसकी कहानी है, फिर अलकायदा से जुड़े हुए लड़ाके हैं, फिर अभी पिछले कुछ इधर उधर की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीरिया और लीबिया से भी जो है कुछ लड़ाके अफगानिस्तान की तरफ कुछ कर रहे हैं या कुछ कर चुके हैं। आपने देखा कि अभी चीन के विदेश मंत्री ने तालिबान को कहा कि भाई आप जो तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक ग्रुप है उसके साथ आप अपना संबंध तोड़ें। तो पहली चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाके असल में तालिबान से के साथ लड़ रहे हैं या कुछ लोग तालिबान के साथ हैं, कुछ लोग अपना कुछ कर रहे हैं या किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं, वो इशारा किसी का भी हो सकता है। दूसरी बात इसमें मैं ये कहूंगा कि आप इसी रिपोर्ट में देखेंगे, उसमें ये कहा गया है कि तालिबान कुछ ग्रुप्स को टॉलरेट करता है, कुछ ग्रुप के साथ उसका संबंध है। तो एक तो ये बात हो गई। अब इसी से जुड़ी हुई बात ये है कि जब तालिबान का कब्जा हो जाएगा या कोई वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट जिसकी बात हो रही है अगले कुछ महीनों में शायद वहाँ एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, या तालिबान काबुल की तरह कुछ करे, या तालिबान जो है इस तरीके से मान जाए कि भाई ठीक है कुछ बड़े इलाके हमको आप चलाने के लिए दे दें और बाकी अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो कंट्रोल करें। अब जो भी स्थिति बनती है, एक संभावना ये बन रही है कि क्या तालिबान जबरदस्ती पूरे देश पे काबिज हो जाएगा, क्या वो काबुल पर भी हमला। दूसरी स्थिति ये बन रही है कि कोई इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट टाइप की चीज बनेगी। तीसरी चीज ये बन रही है कि जिसका जहां पे कब्जा है वो फरीक, जो क्योंकि अफगान सरकार क्या है, होगा कि भाई अपने अपनी जगह में कुछ चीजें ले लें, तालिबान थोड़ा सा बड़ा हिस्सा ले लेगा। ये 3-4 सिनारियो हैं। इन सारे सिनारियो में ये जो बाहर के लड़ाके हैं जिसमें कि पाकिस्तानी तालिबान भी शामिल हैं, अब इनकी भूमिका वहां पर क्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मैकेनिज्म आप ले आएंगे, इस लड़ाई का अंत आपको बहुत करीब कहीं दिख नहीं रहा है होता हुआ। तो वैसी स्थिति में ये लड़ाके, ये मर्सिनरीज हैं, ये किसी आइडियोलॉजी से या किसी जिहादी माइंडसेट से या इस्लाम को फैलाने में नहीं लगे हुए हैं। ये सारे जो बाहरी मर्सिनरीज हैं, इनका इंटरेस्ट ये है कि वो किसी के बिहाफ पे लड़ रहे हैं, उनका काम है लड़ना, वो लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि तालिबानी पाकिस्तान के भी बहुत सारे लड़ाके पाकिस्तान के भीतर भी और अफगानिस्तान के भीतर भी दूसरे ग्रुप्स में चले गए, इस्लामिक स्टेट वगैरह में चले गए। खुद अफगान तालिबानियों का ग्रुप जो है इधर उधर भागा है कहीं कहीं इलाके में किसी के साथ। तो बहुत ही फ्लूइड चीज है वहां पे। लेकिन अब जो स्थिति ये बन रही है कि मान लीजिए कि ये स्थिति पैदा होती है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जो है अफगान तालिबान उनको एक्सेप्ट ना करें या उनके लिए कोई भूमिका ना दें, तो उस स्थिति में दो बातें होंगी। एक बात ये होगी कि वो तालिबानी वापस लौटेंगे और आपने देखा होगा कि चीन का जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, उस पर भी हमले हुए हैं अभी। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो पाकिस्तान के भीतर बढ़ेंगी। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान से सीमा से जो लगते हुए पाकिस्तान के इलाके हैं वो भी पख्तून बहुल इलाके हैं। तो डूरंड लाइन के मसले को या उस सेंटिमेंटालिटी को या एक पख्तून यूनिटी को, और चूंकि एक कबीलाई समाज है तो आप जानते हैं कि एक दूसरे के यहाँ आना जाना और वो सब भी लगा रहना है। तो तालिबान को पाकिस्तानी हुकूमत, और तालिबान मतलब पाकिस्तानी तालिबान को पाकिस्तानी हुकूमत कैसे टैकल करती है, और क्या वो अपने इंटरेस्ट को कि डूरंड लाइन का मसला ना उठे उसको उसके लिए इस्तेमाल करे, चाइनीज को ब्लैकमेल करने के लिए आईएसआई जो है उनको इस्तेमाल करे। पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप से ज्यादा मिलिट्री लीडरशिप इन ग्रुप का क्या इस्तेमाल करेगी, ये देखना होगा। या क्या अफगानिस्तान में जो नई सरकार आती है, अगर वो तालिबान की सरकार है, तो क्या वो पाकिस्तानी तालिबान का इस्तेमाल
डूरंड लाइन का मसले को लेके चाहे पाकिस्तान के भीतर के पख्तूनों को यूनाइट करने के लिए करेगी, जो अफगानिस्तान की नई सरकार होगी तालिबान के लीडरशिप में, तो ये देखने की बात होगी। लेकिन अच्छा, ये तो स्पष्ट है ना कि पाकिस्तान जो है काबुल में अफगान तालिबान को चाहता है, लेकिन इतना मजबूत भी होते नहीं देखना चाहेगा वो उसे कि टीटीपी के लिए मददगार बन जाए। देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पाकिस्तान का जो ओवर द ईयर्स जो पाकिस्तानियों का जो इंटरेस्ट रहा है अफगानिस्तान को लेके, एक तो जैसा मैंने कहा डूरंड लाइन वाला मसला है, फिर पाकिस्तान के भीतर जो पख्तून हैं उनके सेंटिमेंट का मसला है, जो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जरूरत से ज्यादा बढ़े। फिर आप बलूचिस्तान का पूरा मसला देख रहे हैं, जो चीनी प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेके वहाँ पे जो लोकल स्थानीय स्तर पे जो ग्रुप्स हैं वो जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, नॉन वायलेंट विरोध भी हो रहा है, वायलेंट विरोध भी हो रहा है, और उसमें कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं। तीसरा पाकिस्तान को ये भी है कि जो नदी और पानी को लेके जो झगड़ा अफगानिस्तान से, आप देख ही रहे हैं कि चाहे हमारे देश में के भीतर हो या बहुत सारे देशों में, अफ्रीकी कंट्रीज में, मिस्र और इथियोपिया के बीच में जो नाइल नदी पे बांध को लेके युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो पानी आप जानते हैं कि कितना बड़ा मसला होता है, हमारा बांग्लादेश से चलता है और सिंधु घाटी वाला भी है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि पानी को अफगानिस्तान क्लेम करे, उस पर डैम बनाए। दूसरी दिक्कत ये हो जाएगी कि जियोपॉलिटिकल खेल में अफगानिस्तान को जिस तरीके से एक बहाना बना के पाकिस्तान ने दशकों से इस्तेमाल किया है और अपने आप को प्रासंगिक बना के रखा है, चाहे वो सोवियत यूनियन का जमाना हो, चाहे भी पीछे आप देख लीजिए वार एंड टेरर जो सो-कॉल्ड था जॉर्ज बुश का, या अभी। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत को या पाकिस्तान अफगानिस्तान को बढ़ते हुए देखना चाहेगा, इस पर सवाल इसलिए है क्योंकि अभी तक तो उसकी नीयत ये नहीं रही। वक्त अब ओलंपिक अपडेट्स का है, सीधे टोक्यो से। तो आज बात शुरू करते हैं गर्ल फ्रॉम गोलाघाट लवलीना बोर्गोहेन के परफॉर्मेंस से। हमारे साथ सीधे टोक्यो से जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल रावत। राहुल, आज तो मजा ही आ गया। बिल्कुल, और देखिए दिन की शुरुआत हुई ऑफकोर्स इतनी अच्छी नहीं थी जब मनु भाकर वहां बाहर हो गई। हालांकि दीपिका कुमारी ने तो शूट ऑफ में जीत लिया था, पर असली जो खबर आई, क्योंकि देखिए बाद में जब लवलीना बोर्गोहेन से हमारी बात भी हो रही थी, जब मिक्स जोन में बात हो रही थी, तो उन्होंने खुद कहा कि जिस ओपोनेंट के अगेंस्ट वो खेल रही थी उन्होंने उनको पीछे हराया हुआ है। तो उसके बावजूद देखिए ये उन्होंने जो मेडल अश्योर किया है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जीता है, क्योंकि जीतना अभी उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि उनका टारगेट अभी भी वही है, पोडियम पे सबसे ऊपर खड़ा होना। और बहुत बड़ी बात होती है, आखिरी बार जब आपने सुना था नेशनल एंथम जो सुना था वो आपने 2008 में बीजिंग में सुना था, क्योंकि सिर्फ जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है उनका नेशनल एंथम बजता है। तो वो एक अपने आप में एक वो फीलिंग होती है। हालांकि जो रास्ता है वो अभी भी मुश्किल है लवलीना के लिए, पर जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रगल किया है और यहाँ तक पहुंची हैं, आई एम श्योर उनको पता है कि उनके सामने क्या है। और जहाँ से वो आती हैं, देखिए आसाम से आती हैं, वहाँ पे उन्होंने भी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया था। जैसा कि हमने पहले भी आपसे बताया था कि मुआ थाई खेलती थी, किक बॉक्सिंग करती थी, 3 बहनें हैं और उनको स्पॉट किया गया था। साई के एक कोच हैं, उन्होंने देखा उनको कहा कि भाई आप बॉक्सिंग शुरू कीजिए। बॉक्सिंग उन्होंने शुरू करी और धीरे धीरे करते करते 23 साल की उम्र है उनकी और आज वहां पहुंच गई हैं। और ये उम्र देखिए यही होता है कि अगर आप जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी आपको सक्सेस मिलती है, तो आप यहाँ से वो बेहतर होंगी। जैसे जैसे उनका नाम बढ़ेगा वैसे वैसे उनका मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा। वो भी किसी को देख के इंस्पायर हुई थी, आज उनको देख के कितना नॉर्थ ईस्ट कितना इंस्पायर होगा। पहले मणिपुर से मीराबाई चानू, उसके बाद आज लवलीना। और ये है कि आप देखिए अच्छा दिन हम बोल रहे हैं कि वैसे एक मेडल आ रहा है हमारा उसके लिए, पर सिंधु ने भी कमाल किया आज। बिल्कुल, सिंधु पे आएंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल लवलीना को लेकर के ही है कि अगला जो मुकाबला है उनका 4 अगस्त को है
और तुर्की की जो बुसेनाज सुरमेनेली है उनसे ये मुकाबला होना है, तो कितना टफ रहने वाला है ये बाउट? देखिए, टफ तो बाउट होगा, वो बिल्कुल होगा। और टफ उनका ये भी बाउट था, बट उन्होंने देखिए 4-1 से ये बाउट जीता। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आप ड्रॉ में और अंदर जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। पर कभी कभार ये होता है कि जब आप ब्रॉन्ज मेडल आपको पता है कि आप खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ब्रॉन्ज मेडल तो लेकर जाएंगी ही जाएंगी। तो उसमें ये होता है कि आपको स्ट्रैटेजिकली कभी कभार होता है कि आप थोड़े गार्डेड रहते हैं, यार ओपोनेंट को आप खेलने दीजिए, थकाने दीजिए। पर यहाँ पे ये होता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो आप ऑल आउट भी जा सकती हैं। आपको स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी। अब अच्छी बात यह है कि उन्होंने उनको पहले खेला हुआ है तो उनको पता है। पर जैसे मैं दोबारा दोहराऊंगा, मुश्किल जो है, रास्ता जो है थोड़ा और मुश्किल होगा उनके लिए। पर जब यहाँ तक पहुंची हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो और आगे ही जाएंगी। पर एक मेडल तो वो भारत के लिए दे ही चुकी हैं। देखिए 6-7 दिन लग गए इस मेडल को आने में। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अब बढ़ते हैं थोड़ा बैडमिंटन कोर्ट की ओर। आपने कहा भी कि पीवी सिंधु जो हैं वो गजब के फॉर्म में है। 4th सीड थी जापान की अकाने यामागुची, उनको हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और थोड़ी देर पहले आज आपसे जब बात हो रही थी तो आप वो मैच देख भी रहे थे, है ना? मैंने तो टीवी पे देखा और जो 56 मिनट तक मुकाबला चला और आखिरी पलों में जो सिंधु का स्मैश आया तो दिमाग में तो यही आ रहा था उस समय, स्मैश इट लाइक सिंधु। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस हिसाब से इस टूर्नामेंट में खेला है, आप देखिए बहुत ही डोमिनेंट फॉर्म में है। अभी तक उन्होंने एक गेम ड्रॉप नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि सिंधु का बिग मैच टेम्परामेंट, उनको ये बड़े ओकेजन खेलना आता है। उनका टेम्परामेंट जो अगर आप बैडमिंटन सर्कल्स में भी बात करेंगी तो उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी यही बोलेंगे कि मेंटली वो कैसी हैं, वो इन मैचेस में पता लगता है। आज यामागुची के साथ हम मान रहे थे कि जी उनका बहुत बड़ा टेस्ट होगा, कि पहले उनके ओपोनेंट्स ऐसे नहीं कि उन्होंने हल्के ओपोनेंट्स को हराया, तो फिर भी लग रहा था कि ये उनका असली टेस्ट होगा। शुरू में देखिए 6 ऑल की बराबरी, दोनों 6-6 अंक लेके पहला गेम उन्होंने शुरू किया। उसके बाद वहां से सिंधु ने अपना गियर चेंज किया और सीधे वो मैच 21-13 से खत्म किया। उसके बाद वो गेम उन्होंने 21-13 से खत्म किया। उसके बाद वो अगले गेम में आए। अगला गेम थोड़ा और मुश्किल हुआ और वहां पे एक वक्त पे ऐसा हुआ कि यामागुची लीड ले ली थी। यामागुची ने 16-15 पे, फिर 17-16 हुआ। उसके बावजूद सिंधु ने 22-20 पे वो गेम खत्म किया और उसके साथ ही मैच भी। पर अब मुझे लगता है कि सिंधु का लाइफ का हो सकता है ये दूसरा या फिर पहला सबसे मुश्किल मैच हो। ताई जू यिंग के साथ है ये मैच और ताई जू यिंग जो है उनको कोई इजी अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगी सिंधु को, और सिंधु को भी ये बिल्कुल पता है। और जैसे आपने बोला, जब उन्होंने वो स्मैश मारा उनके रिएक्शन से पता लग जाता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए। और दूसरी बात ये भी है कि बैडमिंटन में, जैसा कि हमने बॉक्सिंग में कोई सेमीफाइनल में ब्रॉन्ज मेडल के प्लेऑफ मैच नहीं होता है, यहाँ पे होता है। यहाँ पे अभी भी सिंधु को अगर एक मेडल जिसे बोलते हैं कि अश्योर करना है अपने आप को, तो उनको एक सेमीफाइनल मैच जीतना पड़ेगा। क्योंकि सेमीफाइनल अगर वो ये मैच हारती हैं तो उसमें ये भी है कि उनको एक ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ तब भी खेलना पड़ेगा। और वो जिस फॉर्म में चल रही हैं, मैं सिंधु को चांस दूंगा। पर यहाँ पे फिर भी मैं फेवरेट जो है ताई जू यिंग को मानूंगा। और सिंधु अंडरडॉग है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है अंडरडॉग होना। कभी कभार आप जब अंडरडॉग होते हैं तो आप पे प्रेशर कम होता है और जो फेवरेट होता है उस पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो जो हमने आज, हो सकता है कि आज भी देखा, लोकल हैं यामागुची, उनको उन्होंने हराया जिस हिसाब से, तो उस लिहाज से मैं मानता हूँ कि सिंधु का ये सबसे बड़ा मैच हो सकता है जिंदगी का, सबसे बड़ा। क्योंकि अगर उन्होंने ये पार कर लिया, मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना हो जाएगा कि उसके बाद हम लोग ब्रॉन्ज और सिल्वर की बात नहीं कर रहे होंगे। अगर हम कल या परसों
जब हम बात कर रहे होंगे कल, या हम बात कर रहे होंगे तो हम बात कर रहे होंगे गोल्ड मेडल की। वर्ल्ड चैंपियन वो ऑलरेडी हैं, सिल्वर ओलंपिक्स का उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, तो सिंधु अपना ट्रॉफी कैबिनेट जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगी। शुक्रिया केशव और राहुल। आप आज तक रेडियो पर हर रोज सुनते रहेंगे ओलंपिक अपडेट्स सीधे टोक्यो से। और अब वक्त हो चला है टाटा बाय बाय का। पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड आ गया है। इस नए एपिसोड में 2 मशहूर साइंटिस्ट जो हैं वो बात कर रहे हैं यूएफओज की और एलियंस की, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पढ़ाकू नितिन जरूर सुनिएगा। और यदि आप आज तक रेडियो के पेज पर सुनते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, यहाँ पर भी हम लोग हैं, वहाँ जाइए, पढ़ाकू नितिन टाइप कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सुनने के बाद radio@aajtak.com पर मेल कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि कैसा लगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है जमशेद कमर सिद्दीकी ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।